हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड होंगे। यानी इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, यूपी जीके के क्वेश्चन, साइंस, स्टैटिक जीके और जीके के जो अदर सेगमेंट हैं हमारे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। तो देखिए, जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, कल भी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था और डेली बेसिस पर क्वेश्चन करते जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे सारे क्वेश्चन जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुए हैं इनसे रिलेटेड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें हम जो मेडल टैली है यानी पदक तालिका रही, उसमें कौन प्रथम स्थान पर रहा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे ज़्यादा पदक जीते कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर। और टोटल अगर हम बात करें तो 177 पदक जीते गए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये इसके साथ ही फर्स्ट स्थान पर रहा और इंग्लैंड यहाँ पर सेकंड स्थान पर रहा, कनाडा थर्ड स्थान पर रहा और हमारा भारत फोर्थ स्थान पर रहा। और भारत ने टोटल इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 पदक जीते, जिनमें अगर हम अलग अलग बात करें तो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो इतने यानी 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही भारत ने टोटल 61 पदक यहाँ पर जीते। उसके अलावा आपको बताना है एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वर्ष था जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो वो किस वर्ष भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास में भाग लेगी। तो अभी जो इंडियन एयरफोर्स है और किस देश द्वारा जो आयोजित एक युद्धाभ्यास है उसमें भाग लेने वाली है, तो ये देश है मलेशिया। तो मलेशिया द्वारा एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा और उसमें इंडियन एयरफोर्स भी भाग लेने वाली है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एसबीआई भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा। तो भारतीय वीजा केंद्र एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाएगा। तो ये कौन सा देश है, तो ये देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ही एसबीआई के द्वारा भारतीय वीजा केंद्र को संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इस्माइल 75 पहल शुरू की है। तो ये इस्माइल 75 नाम से जो एक पहल है किस मंत्रालय या किस आयोग द्वारा शुरू की गई है, स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा ये एक पहल शुरू की गई है इस्माइल 75 के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। तो कौन सा ऐसा राज्य है निम्न में से जिसमें एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई, तो वो हमारा राज्य है पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य में ही एक विधायक एक पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से सबसे ज़्यादा प्रदेशों की सीमा लगती है। यानी कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिससे सर्वाधिक जो प्रदेश हैं यानी आसपास के जो स्टेट हैं उनसे सीमा लगती है, ऐसा कौन सा जिला है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सोनभद्र। तो यूपी का जो सोनभद्र जिला है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा प्रदेशों से लगती है, यानी 4 प्रदेशों से इसकी सीमा टच करती है सोनभद्र जिला की। तो इसके साथ ही ये हो जाता है सबसे ज़्यादा सीमाओं से लगने वाला जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये 8 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी से स्पर्श करती है। और इनमें आपको बताना है कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं टच करती, बाकी जो राजस्थान, हरियाणा, एमपी है इन सभी से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। यानी जो लिटरेसी रेट है यूपी का वो कितना है।
तो यहाँ पर सही आंसर होगा 67.68 यानी 67-68। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इतने परसेंट जो साक्षरता है वो उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। और प्रथम स्थान पर अगर हम बात करें तो वो नंबर आता है सभी राज्यों में केरल का। तो केरल की जो साक्षरता है वो सबसे अधिक है ओवरऑल अगर हम राज्यों की बात करें, और उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है 67.68% है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात निम्न में से कितना है। लिंगानुपात का मतलब बेसिकली ये होता है, हम कई बार आपको बता भी चुके हैं, यानी 1000 व्यक्तियों में जो महिलाओं की संख्या होती है उसे ही हम लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात की तो वो है 912, यानी 1000 व्यक्तियों में जो 912 महिलाओं की संख्या है, यानी 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं, और यही उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक जो अक्रिय गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आर्गन गैस, जिसे हम AR से डिनोट करते हैं, नियॉन को हम Ne से डिनोट करते हैं, हीलियम को He से डिनोट करते हैं, और क्रिप्टॉन को हम Cr से डिनोट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है अक्रिय गैस वायुमंडल में वो है आर्गन। अगला क्वेश्चन है समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे जाते हैं, यानी जब वो गोताखोर बेसिकली जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए वहाँ पर यूज किया जाता है हीलियम गैस का, यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ही यहाँ पर वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में कैरी करते हैं, जो कि ऑक्सीजन के तनुकरण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कांसा किसकी मिश्र धातु है। देखिए कांसा किस दो धातुओं से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तांबा और टिन, यानी कि Cu तांबा और टिन से मिलकर बनी हुई जो वस्तु है, जो मिश्र धातु है, उसे ही हम कांसा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दही में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में देखिए वही अम्ल पाया जाएगा जो दूध में अम्ल पाया जाता है, और ये अम्ल है आपका लैक्टिक अम्ल। तो देखिए जो लैक्टिक अम्ल है वही हमारा दूध में भी पाया जाता है, और वही हमारा दही में भी पाया जाने वाला अम्ल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। तो अगर हम इंडियन पेनिनसुला रीजन की बात करेंगे तो इस प्रकार से आप नीचे वाला भाग देखते हैं भारत का, और इस तरफ वाले भाग को हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर ही वेस्टर्न घाट वाला हमारा एरिया पड़ता है, और इसे हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं, या पूर्वी तटीय मैदान भी हम इसे कहते हैं। तो इस तरफ वाला जो एरिया है पूर्वी तटीय मैदान, और इस तरफ वाला एरिया पश्चिमी तटीय मैदान। इधर है हमारा अरब सागर, और इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल, और नीचे हमारा स्थित है हिंद महासागर। तो इस प्रकार से तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भाग है, इसीलिए इसे हम एक पेनिनसुला रीजन कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की, तो इसमें कौन कौन सी झीलें स्थित है। देखिए सबसे पहले आती है चिल्का लेक, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और ये स्थित है उड़ीसा में, यानी ये हमारी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। तो ये भी सही आंसर हो गया। फिर आता है कोल्लेरू और पुलिकट। तो देखिए पुलिकट जो लेक है ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में इसी तरफ स्थित है पूर्वी तटीय मैदान में, और कोल्लेरू भी यहाँ यहीं पर स्थित है पूर्वी तटीय मैदान में, यानी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। ये जो सभी झीलें हैं पूरी की पूरी झीलें ही पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी और कृष्णा डेल्टा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर दोनों मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इसी बीच के मैदान को हम धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि चावल का उत्पादन यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमको देखने को मिलता है। और ये जो डेल्टा स्थित है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ही गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा स्थित है, जिसे हम केजी डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, यानी कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल उत्तरी मैदानों में नहीं उगती है, यानी जो उत्तर के मैदान है या जिसे हम गंगा का मैदान भी कहते हैं, तो वहाँ पर कौन सी फसल नहीं उगती है। तो देखिए मक्का, गन्ना, गेहूँ, ये तीनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, और यहाँ पर सही आंसर है कॉफ़ी।
तो देखिए जो कॉफ़ी का उत्पादन है ये उत्तरी मैदानों में नहीं किया जाता, बल्कि जो पहाड़ी रीजन है हमारा, असम वाला रीजन हो गया, दार्जिलिंग वाला रीजन हो गया, साथ ही साथ नीचे अगर आप जाएंगे मध्य भारत या साउथ भारत में कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इन सभी जगह में जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक विविधता के आधार पर मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक विविधता के आधार पर अगर हम मैदानों को बांटेंगे तो इनको बांटा गया है 4 भाग में, और ये 4 भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है भाबर रीजन, फिर आता है तराई रीजन, उसके बाद आपका आता है बांगड़ रीजन, और फिर आता है खादर रीजन। तो इन 4 भागों में बांटा गया है भौगोलिक विविधता के आधार पर। जो मैदान है उनको 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपसे स्टेट नहीं पूछा गया, यहाँ पर सीधे सीधे आपसे महानगर पूछा गया है, शहर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। तो मुंबई शहर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा म्यांमार से लगती है किस दिशा में। तो वेरी इजी क्वेश्चन। भारत की जो सीमा है वो पूर्व में म्यांमार से लगती है, क्योंकि भारत के पूर्व में ही म्यांमार देश स्थित है। उत्तर में अगर हम बात करें तो आपका नेपाल हो गया, साथ ही साथ साइड में आपको भूटान भी देखने को मिलेगा, और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, उसके अलावा दक्षिण में श्रीलंका, और पश्चिम क्षेत्र में आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है, यानी कायांतरित सेल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो वो है संगमरमर। तो संगमरमर ही एक प्रकार से कायांतरित सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। गुड़ी पड़वा, बूंदी उत्सव, माथो नारंग या बोनालू त्यौहार। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बूंदी उत्सव। तो जो बूंदी उत्सव है यही राजस्थान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, और राजस्थान में एक ज़िला भी पड़ता है बूंदी ज़िला, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बूंदी उत्सव जो है वो राजस्थान में ही मनाया जाने वाला उत्सव है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है। तो देखिए एक पैदल मार्ग होता है, जब आप स्तूप आपने देखे होंगे कई सारे स्तूप यहाँ पर इस प्रकार से, जो बौद्ध धर्म का एक हम ये कह लें पवित्र या धार्मिक स्थल माना जाता है। तो इसको श्रद्धांजलि देने के लिए, स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक पैदल मार्ग बना हुआ होता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेधी। तो मेधी के नाम से जाना जाता है स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बने हुए पैदल मार्ग को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। यानी जो जीवित जीव हैं और इन्वायरमेंट के साथ उनके आपस में व्यवहार को कौन इंगित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर है जीवमंडल, या इसे हम जैवमंडल भी कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं। और देखिए इसी को यानी संरक्षित करने के लिए फिर बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, यानी इसी को संरक्षित करने के लिए। और 18 यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है, और सबसे पहला बनाया गया था नीलगिरी को। नीलगिरी को सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, और इसी के अंदर आपके नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। यानी बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया होता है, और उसी में आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल होते हैं। तो इसे इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं, जीवमंडल या जैवमंडल के नाम से इसे हम जानते हैं। उसके अलावा जो स्थल मंडल है इसे हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, और वायुमंडल को आप सभी जानते हैं एटमॉस्फियर कहते हैं, और जल मंडल को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये इंग्लिश में भी आपको इनके नाम याद रखने। अगला क्वेश्चन है भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है, यानी कितने रुपए आपकी जो वार्षिक आय होगी उसमें यहाँ पर आपको आयकर नहीं देना होगा। तो देखिए 2.5 लाख यहाँ पर जो आय सीमा है, आयकर छूट सीमा है, वो यहाँ पर निर्धारित की गई है, और इसके ऊपर का जो भी होगा उसके हिसाब से आपको आयकर यहाँ पर देना होगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता प्रदान करता है? तो देखिए ये एक मूल अधिकार है और मूल अधिकार के अंदर ही इसकी बात की गई है कि कानून के समक्ष सबको समता प्रदान की जाएगी, और इसकी बात की गई है आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गोरा नामक उपन्यास लिखा है? तो देखिए जो गोरा नामक उपन्यास है ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गोरा नामक उपन्यास की रचना की है। तो ये इन्हीं के द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, सभी टाइप के जो क्वेश्चन है जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।